हेलो हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है होम साइंस विद चार्ली में। ये आपको दिख रहा है, आज की वीडियो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, एसए और होम साइंस के अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को अ वेरी एंड हेल्दी गुड मॉर्निंग। और हेल्दी गुड मॉर्निंग के साथ आपको चाय भी आप पी सकते हैं, जो भी चाय, ग्रीन टी, जो भी आप सुबह के टाइम लेते हो, है ना। तो और दूसरा ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे मौसम तो दिख ही रहा होगा आपको, ऐसा मौसम मिलेगा हम लोगों को देखने में मई और जून में। तो ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ फ्रेश और ताजगी, एकदम तरोताज़ा वाली हवा दिख रही है और बड़ा फ्रेश सा मौसम दिख रहा है ना। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल स्वच्छ और तरोताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब अगर हम स्वच्छ हवा में रहेंगे, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, तो जो हमारा ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो बिल्कुल स्वच्छ वातावरण और पूरा अच्छा हमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस बातों के साथ हम अपना जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें पढ़ने पहले। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज सिस्टम, आपको मैंने बताया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कई सारे ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन है तो मतलब ऑर्गन का ग्रुप हो जाएगा, और ऑर्गन के ग्रुप को हम सिस्टम बोलते हैं। तो इसीलिए ये हमारा श्वसन से रिलेटेड कई सारे हम ऑर्गन पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि श्वसन तंत्र आप कह सकते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? ये हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है हमारी बॉडी में, और इसमें क्या है कि आप ये बिल्कुल मत समझना कि जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं वो रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन नहीं होता है। जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, मतलब सांस लेना जो और सांस छोड़ना इज कॉल्ड ब्रीदिंग, नॉट रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन आपका क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का टूटना श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हमारे बॉडी में जब आप कोई खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है? एटीपी के फॉर्म में। और कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप ये समझ लो कि जब जो फूड है जो जाकर के वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं, मतलब आपके अंदर जब ऑक्सीजन जाती है, तो वो ऑक्सीजन एटीपी से जब जाकर के मिलती है तो वो एनर्जी को मतलब जो फूड इकट्ठा है वहाँ पे, फूड स्टोर्ड है, उसको वो तोड़ती है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू फूड का ब्रेक डाउन होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए पूरा देखिए एक लाइन पूरी क्लियर लिखी हुई है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड मतलब कि भोजन का टूटना टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। जो भोजन भोजन जिस रूप में टूटता है और किस लिए टूटता है? एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो टूटता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द सेल। जो रेस्पिरेशन होता है ये जो है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया आपका कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर का एक पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसके बाद आपको देखना है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट आपका होता है एरोबिक और सेकंड आपका होता है एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ, या आप कह सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि जब एरोबिक श्वसन होता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो एनारोबिक होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और एरोबिक में क्या होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक श्वसन। मतलब कि एरोबिक से आप एयर समझ सकते हो, एयर किस में होती है, मतलब एयर ऑक्सीजन। ठीक है, आपको ये समझना है। और एनारोबिक का मतलब अनऑक्सीजन, मतलब कि इसमें जब ये वाला रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक वाला, तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, और एरोबिक वाला जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में है उससे जब ऑक्सीजन मिलता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, तो जब ऑक्सीजन जाकर के ग्लूकोज से मिलता है तो वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो जब वो ब्रेक डाउन होता है तो हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है कि जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में पहले से अवेलेबल है, उपस्थित है, उससे जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो ग्लूकोज को तोड़ती है। ठीक है, और जब वो तोड़ती है तो हमारी उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो वो प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 36 एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है, कितनी बनती है? 36 एटीपी की अणु ऊर्जा बनती है, एक ग्लूकोज से 36 एटीपी के। ठीक है,
अब आप आ जाइए एनारोबिक में। एनारोबिक का मतलब फिर से कि इसमें ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन पहुँचता है, मतलब यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसमें क्या होता है, एनारोबिक श्वसन तब होता है जब हम जिम वगैरह जाते हैं या ऑक्सीजन की मतलब कमी रहती है वहाँ पर। तो जब हमारे शरीर में कभी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है। तो ग्लूकोज इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है उसको, तो जब उस टाइम ग्लूकोज टूटता है तो वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाता है और एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में अल्कोहल बनता है, मतलब यहाँ जब एनारोबिक श्वसन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एनर्जी बनेगी। तो जो इस टाइम एनर्जी बनेगी वो बहुत लिटिल अमाउंट में बनेगी, बहुत थोड़ी एनर्जी होगी, बहुत मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी कि आप उसको पूरा यूटिलाइज कर पाएँ। ये तब होता है जब हम जिम जाते हैं। कभी आप देखते होगे कि जिम जाने से क्या होता है, इंसान थक जाता है, तो उसमें लगता है कि उस टाइम जब आप जिम जाते हैं बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उस टाइम एनारोबिक श्वसन जो है बनता है हमारा, मतलब होता है, एनारोबिक श्वसन होता है हमारे शरीर में, ठीक है। और ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि एनारोबिक श्वसन में जब ग्लूकोज का अणु टूटता है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल याद रखना है आपको। और जो एरोबिक श्वसन में होता है तो उसमें आपको एनर्जी प्लस ये H2O याद रखना है, ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। और यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए आप कि एक ग्लूकोज के अणु टूटने से, जब एरोबिक श्वसन में एक ग्लूकोज का अणु टूटेगा तो 36 ATP ऊर्जा बनेगी, और जब एनारोबिक में एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो उसमें कितनी ऊर्जा बनती है ATP की, उसमें 2 ATP ऊर्जा बनती है। कितनी बनती है, 2, ठीक है, 2 ATP की ऊर्जा बनती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं वही वाली बात है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी थोड़ा सा एनर्जी लेने की कोशिश करती है, उस टाइम एनारोबिक श्वसन होता है, ठीक है। इसके बाद क्रैम्प्स इन मसल्स, जो हमारी आप देखते होंगे कि जिम के बाद या आप जब कभी थक जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स होने लगते हैं, मतलब थोड़ी बहुत ऐंठन, या तो वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो एनारोबिक श्वसन अकर्स इन यीस्ट, यीस्ट आप जानते होंगे खमीर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो यीस्ट होता है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और ये जो यीस्ट है ये एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस। ये जो यीस्ट है जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस। और जब ये इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसके अंदर भी वही अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। अभी हमने पढ़ा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जब अणु टूटता है तो अल्कोहल और जो है वो क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इसमें भी वही देखिए, ये बता रहा है कि जब यीस्ट में रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या होगा, प्रोड्यूस अल्कोहल। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब हम कभी इडली बनाते हैं, इडली का बैटर बनाते हैं या डोसा बनाने के लिए, तो आप देखते हो कि रख देते हैं उसको हम लोग खमीर उठने के लिए। तो जब उसमें 8-10 घंटे के बाद एक महक आती है, आप देखते होंगे, तो वो महक आती है इसीलिए क्योंकि उसमें अब खमीर, ये बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया, और मतलब ये यीस्ट का फॉर्मेशन हो गया, और इसी यीस्ट जो होता है, यीस्ट के जो है क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन होने से क्या बना, अल्कोहल, उसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए उसमें से जो महक आती है, थोड़ी सी अजीब सी महक आती है, आप देखते होंगे, तो वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से ही आती है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पूरा देखिए एक डायग्राम है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए ये आपका है नोजिस्ट्री, ये जो मतलब आपके नाक के छिद्र होते हैं दोनों, ये नेजल कैविटी है आपकी, मतलब पीछे का पार्ट जहाँ से नाक ऊपर की तरफ आती है। फिर आपका फेरिंग्स है, ठीक है, ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ये बात कि फेरिंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको ये देखते रहना कि एक नली चली आ रही है। फिर ये फेरिंग्स है, फिर फेरिंग्स के जस्ट नीचे जो होती है वो लैरिंग्स होती है। ये ग्रीन वाला थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के ऊपर ही आपको ये हल्का सा गोल्ड टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये छोटा सा, ये होता है आपका एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है कि ये प्रिवेंट करता है, फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। विंड पाइप का मतलब वही आपकी श्वास नली, क्योंकि अगर आपकी श्वास नली में खाना चला जाएगा तो आपको खांसी आएगी और बहुत सीरियस सिचुएशन, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद यही चीज़ जो है, यही आपकी पूरी नली नीचे की तरफ चली आएगी, इसी को हम फिर बोलते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया, इसी को बोलते हैं। और ये जो आपको छल्ले टाइप दिख रहा है ये कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। अब तक यहाँ तक तो ये पाइप सिर्फ एक थी, ये नली जो आपकी थी सिर्फ एक थी, ठीक है। लेकिन आप देखो नीचे आने के बाद ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है, और
ये वाली इस लंग्स में चली जाती है और ये वाली इस लंग में चली जाती है। तो ये जो दो भागों में विभाजित हो रही है, दो आपकी ये लाइन, मतलब ये दो नलियां, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ये देखिए श्वसनी बोलते हैं इसको, हिंदी में श्वसनी और इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये तो मोटी वाली जो है इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर इसी से रिलेटेड आप देखो ये पतली पतली भी गई है, टेढ़ी टेढ़ी जो गली पतली पतली नलियाँ गई हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। मतलब आप ये सोचो कि ये ऊपर से एक नली आई, फिर ये दो भागों में विभाजित हो गई, इधर और इधर। इसको जो दो भागों में विभाजित हुई उसको ब्रोंकाई, और फिर ये जो ब्रोंकाई है ये अगेन और भागों में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पे ये गुच्छे टाइप की संरचना आपको दिख रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। इसके बाद आपको ये डॉट डॉट लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपके लंग्स के जस्ट बगल में ये डॉट डॉट दिख रहा है। ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपके लंग्स को कवर किए होती है चारों तरफ से, और इसके जो ये आपको ये डॉट डॉट के अंदर थोड़ा सा गैप दिख रहा है, इसी गैप में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है कि आपके फेफड़े को बाहरी आघातों से बचाता है, बाहर से कोई चोट या झटका वटका लगता है तो इसको ये सेफ रखता है, ठीक है। और ये आपको पिंक कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये एक मस्कुलर सीट होती है जो आपकी ब्रीदिंग में काफ़ी हेल्प करती है। तो आई थिंक आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मैं अभी आपको और दिखाऊंगी और इसका काम कैसे कैसे होता है वो सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए ये भी आपका ये पूरा, एक सेकेंड, ये आपका पूरा है वही जो हमने पढ़ा। ये देखिए ऊपर जो ढक्कन टाइप का है ये एपिग्लॉटिस है आपका। एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको, सॉरी, ये जो आपकी एपिग्लॉटिस है ये एक ढक्कन लाइक संरचना होती है, और अभी बताया मैंने कि ये फूड को श्वास नली में जाने से रोकती है। और ये जो आपकी इसके जस्ट नीचे होती है लैरिंग्स, क्या होती है, लैरिंग्स है, इसको हम स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी लैरिंग्स में एक ये जो आपके गले के नीचे आप देखना उभरा उभरा थोड़ा सा होता है, मेल की बॉडी में ज़्यादा उभरा हुआ होता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है। ये जो उभरी हुई संरचना होती है इसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। एडम्स ऐसा ये, और एप्पल वाली स्पेलिंग आपकी वही होगी, ठीक है। एडम्स एप्पल बोलते हैं। और जो लैरिंग्स होती है यहीं पर हमारी ध्वनि प्रोड्यूस होती है जिससे हम बोल पा रहे हैं। कैसे बोल पाते हैं हम, कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आकर के लैरिंग्स पे टकराती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उसी से हम जब बोलते हैं तो हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर उसके नीचे आपकी ये जो आ गई ये आपकी है ट्रैकिया, और ट्रैकिया ही आगे नीचे आकर के, ट्रैकिया ही दोनों भागों में नीचे आकर के विभाजित हो जाती है, और इसी जो दोनों भागों में इधर वाली एक गई विभाजित होते हुए एक इधर गई, इसी को हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ ब्रोंकाई बोलते हैं, ओके। और फिर ब्रोंकाई आपका फिर से डिवाइड हो जाता है कई सारे छोटे छोटे उसमें, उसको हम लोग जो है ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये जो आपको इसमें दिख रहा है ना छोटा छोटा गोल गोल ऐसे करके दिखा, देखिए इधर से ऐसे गोल गोल बना हुआ है ना, ये इसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये देखिए आपकी प्लूरल फ्लूइड है, ये जो येलो वाला है आपका देखिए भरा हुआ, ये प्लूरल फ्लूइड है आपका। और ये जो बाहर वाली संरचना दिख रही है आपको प्लूरल मेम्ब्रेन है, मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या होता है ना, जो ऊपर वाला होता है लंग्स का, इसको अपर लोब बोलते हैं, और नीचे वाले को लोअर लोब बोलते हैं। इधर भी ऐसे ही होगा, अपर लोब और लोअर लोब। और ये आपका क्या है, पिंक वाला आपको दिख रहा है, ये आपका लंग है, एक ये इधर वाला लंग्स है और ये इधर वाला लंग्स है, ठीक है। और ये वाली जो नीचे वाली सीट है ये आपकी है डायफ्राम। मैंने आपको दो डायग्राम से अच्छे से बता दिया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं फंक्शन कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कई बार बताया आपको कि जो आपकी ग्रसनी होती है वो दोनों रोल प्ले करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना को नीचे भेजने की का काम करती है, और रेस्पिरेशन में जो हम सांस लेंगे ऊपर से जो ऑक्सीजन आएगी उसको नीचे भेजने का काम करती है। एपिग्लॉटिस का काम है कि वो फूड को फिंड पाइप में जाने से रोकता है। और जो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, अभी मैंने आपको बताया, वो लैरिंग्स में होता है। यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम लोग लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपको एल्वियोलाई मैंने बताया, एल्वियोलाई पहले मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा इसमें, ये देखिए ये आपकी एल्वियोलाई है, ये इसका थोड़ा सा मतलब जूम करके है, ये एल्वियोलाई गुच्छे लाइक संरचना, ये आपको जितने भी गुच्छे टाइप को छोटा छोटा इसमें दिख रहा है, इसमें ये सब एल्वियोलाई है, ठीक है। और एल्वियोलाई को ही हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं, क्योंकि मतलब फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि ये फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई है, मतलब कि ये इन्हीं के जो फेफड़े का काम होता है वो एल्वियोलाई के वजह से ही होता है, या आप कह सकते हो कि फेफड़ों में जो भी कार्य होता है वो एल्वियोलाई के ही सहयोग से होता है। अब कैसे होता है वो हमें देखना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई। आपको मैं बता दूं कि ये देखिए इसमें होता क्या है कि ऊपर से आपने सांस ली, ये ऑक्सीजन एंटर हुई, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर होने के बाद ये कहाँ जाती है, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए ये चली जाती है गुच्छे लाइक संरचना में। कहाँ चली जाती है, गुच्छे लाइक संरचना में, ठीक है। मैं आपको इधर दिखा देती हूँ ड्रॉ करके। आप ये देखो कि जैसे ये ऊपर से नली आई, ठीक है, ये क्या था आपका, ये पूरी ट्रैकिया है। ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो गई,
ये आपका ब्रोंकाई है, जो 2 भागों में विभाजित हुई, ये आपका ब्रोंकाई है, ठीक है। फिर जो आपका ये ब्रोंकाई है ये फिर से और भागों में विभाजित हो जाती है, इधर इधर ऐसे ऐसे विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये ब्रोंकियोल्स है, ये जो फिर से विभाजित हुई ये ब्रोंकियोल्स है। इसके बाद इसी में ऐसे अंगूर टाइप आपने देखा ना, गुच्छे गुच्छे टाइप की संरचना बनी हुई है, इसमें अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, इसी को बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ट्रैकिया से होते हुए ऑक्सीजन, मतलब जब हम सांस लेते हैं ट्रैकिया से होते हुए आती है हवा इधर से, फिर ये ब्रोंकाई से होती हुई, ब्रोंकियोल से होती हुई ये एल्वियोलाई में चली जाती। कहाँ चली जाती? यहाँ चली जाती, ठीक है। और इसी को बोल रहे हैं, यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। हमारा शरीर ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है, ठीक है। तो जब आपको समझ में आ गया कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। अब कैसे होता है गैस का एक्सचेंज? जो एल्वियोलाई है यहाँ पर ऑक्सीजन आता है और यहाँ से ही जब पूरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चला जाता है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला जाता है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू जाता है और कैसे जाता है? तो जो गैसेज ऑफ एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में परासरण या प्रसार भी बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ प्रसार, डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ऑक्सीजन आती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। मतलब कि जब ऑक्सीजन एंटर करती है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन ब्लड तक पहुँचते पहुँचते वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इतनी सी बात है बस, ठीक है। और फिर यहाँ जब ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड क्या करेगा? ब्लड तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता ही है। तो ब्लड में ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो वो पूरे आपके सेल्स में जाएगा, और सेल्स में से क्या करेगा? सेल हमारी ऑक्सीजन ले लेगी और जो भी उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है, हमारे वेस्ट मटेरियल आप कह सकते हो, कि वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस फिर इधर आ जाएगा। ब्लड क्या करेगा? यहाँ से ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर के गया वो ऑक्सीजन को, यहाँ पर ऑक्सीजन उसने छोड़ दी और फिर वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ था उसको लेकर के ये वापस फिर से आएगा आप एल्वियोलाई में। फिर यहाँ से एल्वियोलाई से होते हुए फिर ऐसे वो पूरा ऊपर निकल जाएगा। आप ये कह सकते हो यहाँ होगा, फिर ऐसे करते हुए ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। डिफ्यूजन आपको समझना है कि डिफ्यूजन एक प्रसार है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की, मतलब कि ज़्यादा गैस रहेगी पहले, फिर वो मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर ये धीरे धीरे जब तक ब्लड में सेल्स में थोड़ी सी अमाउंट उसका मतलब कम हो जाता है, आप ये कह सकते हो, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। और इधर से भी कार्बन डाइऑक्साइड भी ढेर सारी लेकर के आएगा और निकालते निकालते बाहर पूरी निकल जाएगी, ठीक है। और ये देखिए फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई को ही फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा है वो एल्वियोलाई में ही हो रहा है, इसीलिए उसको एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। गैसों के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों में गैसेस का आदान प्रदान ही डिफ्यूजन कहलाता है। मैंने बताया ना कि इधर ज़्यादा होता है, इधर कम होता है, तो ये जो क्षेत्र में आदान प्रदान हो रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोल रहे हैं, ठीक है। एल्वियोलाई मैंने आपको दिखा दिया। एल्वियोलाई जो होता है एंड पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आपको बताया ना कि ऊपर से ये आती है, फिर इधर चली जाती है, फिर इधर इधर, तो ये गुच्छे के बाद कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबसे एंड पॉइंट है, इसके बाद फेफड़े का कुछ नहीं है, ठीक है। एंड पॉइंट को एल्वियोलाई बोलते हैं। एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम, यहीं पर जो है जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई में ही होता है। ये आपको मैंने एक साइकिल टाइप का दिखा दिया है कि आप ये देखो कि ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है, रेड ब्लड से ऑक्सीजन देखिए बिल्कुल स्वच्छ ऑक्सीजन है, ये आरबीसी के पास आ रहा है। आरबीसी जो है आपके जितने भी ऑर्गन है, लीवर है, देखिए स्टमक है, पैनक्रियाज है, इन सारे ऑर्गन को आकर के ऑक्सीजन दे देती है। फिर इनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा होता है उनको लेकर के फिर से ये वापस जाती है इधर, वापस जा करके फिर ये आपके ऊपर से ऐसे निकल जाती है, ठीक है। ये आप देखिए इस तरह का एरो बना हुआ है, इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, ठीक है। एक और है आपका यही, इसमें देखिए इसमें भी यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इधर से देखिए निकल रही है और ये ऑक्सीजन जो आपकी है आरबीसी के साथ देखिए कैपिलरीज के थ्रू होते हुए ऑक्सीजन इधर आ रही है। फिर ये आरबीसी है आपकी रेड वाली जो है तस्तरी नुमा दिख रही है, आपको मैंने बताया ही था ब्लड वाले में। और यहाँ देखिए फिर से ये थोड़ा सा ये देखिए बिल्कुल प्योर है इसलिए इस कलर का दिख रहा है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो मतलब वेस्ट मटेरियल आपकी ब्लड में आ चुका है, फिर वो उसको लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखिए रेस्पिरेशन जो होता है, मतलब जब आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है तो वो किसके थ्रू मिलता है? ब्लड ही तो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो इसीलिए जो हीमोग्लोबिन है इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और आपका ये मैंने बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन और एक प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ, उस प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन, ये देखिए लिखा हुआ है। तो हीम का मतलब आयरन है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन है। तो ये जो हीमोग्लोबिन बना हुआ है वो आयरन और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के अणु होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है तो वो आयरन के साथ ही दोस्ती करता है, हीमोग्लोबिन के हीम के साथ दोस्ती करता है और हीमोऑक्सीग्लोबिन बना लेता है, ठीक है।
तो खैर वो अलग चीज़ है। आप इतना याद रखो कि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के अणु होते हैं, तो जो ऑक्सीजन आता है वो आयरन के साथ ही दोस्ती करता है। तो जब 4 आयरन है तो जाहिर सी बात है वो 4 ऑक्सीजन को भी अपनी तरफ खींचेगा ही, कि भाई 4 दोस्त हैं तो सब एक एक के साथ आ जाओ, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के अणु होते हैं, और 4 आयरन के अणु हैं तो उनके साथ साथ 4 ऑक्सीजन के अणु भी लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ आपको याद रखने वाला जो है वो ये है कि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के अणु होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था कि जो हम एक्सेल और इनहेल करते हैं गैसेस का, मतलब आपने सांस ली, आपने सांस छोड़ी, हमने सांस ली उसको इनहेल बोलते हैं, जो सांस छोड़ी उसको एक्सेल बोलते हैं। तो एक्सेल ऑफ मतलब सॉरी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, एक्सेल एंड इनहेल ऑफ गैसेस, उसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, मतलब सांस लेना। अब ब्रीदिंग रेट मतलब सांस लेने की जो दर है, मतलब कितनी बार आप 1 मिनट में सांस लेते हैं, तो वो है आपका 13 से 18 बार। कहीं कहीं पे 12 से 18 बार भी लिखा होता है। तो मतलब कि 1 मिनट में हम 13 से 18 बार सांस लेते हैं। अब कोई 20 बार भी लेता होगा तो वो अलग चीज़ है। ये एक अप्रॉक्सीमेटली डेटा है, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा रिमेंबर रखनी है। इसके बाद ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं हैवी एक्सरसाइज, तो उसमें 25 बार 26 बार होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है रेट। और जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर 30 से 60 बार वो करते हैं 1 मिनट में। आप ध्यान देखना छोटे बच्चों को, उनकी जो है मतलब सांस बहुत जल्दी जल्दी चलती है। अच्छा, फिर ये कुछ पॉइंट है, ये है कवरिंग ऑफ लंग्स इज प्लूरा। मैंने आपको बताया ही था, ये इस तरह का जो लंग बना हुआ था, इधर इधर डॉट लाइन, ये जो डॉट डॉट था, इसी को हम लोग तो बोल रहे थे प्लूरा। प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये एक तरह की झिल्ली का है वो। मसल सीट, ये जो इस तरह का डायग्राम था उसके लंग्स के नीचे, इधर का लंग था, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है ये जो था ये आपका डायफ्राम है, ठीक है। और ये एक मस्कुलर मतलब मसल सीट है, ये मांसपेशीय परत है, ये आप ये कह सकते हो। इसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। और डायफ्राम क्या करता है, मस्कुलर सीट है, और ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। जब आप सांस लेते हैं तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे टर्म है, ये देखिए इनहेल और एक्सेल। जब आप सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, आपको पता है कि हवा में ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो जब आपने क्या कहते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो 21% है, ठीक है। तो जब आपने सांस ली तो आपके अंदर जो ऑक्सीजन जाएगा वो 21% ही जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी 21% ही है। तो वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितने परसेंट जाता है, 21%, जब हम सांस लेते हैं। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो 4% ऑक्सीजन हमारे शरीर में यूज़ हो जाता है, और एक्स्ट्रा 17% वापस आता है। मतलब जाते समय वो ज़्यादा था, 21% था, बट जब हम वापस छोड़ रहे हैं सांस को तो ऑक्सीजन का अमाउंट 17% हो गया, क्योंकि 4% हमारे शरीर ने यूज़ कर लिया। और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे इन्वायरमेंट में 0.03% है, ये आप देख रहे हैं कितना है, 0.03% है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे इनहेल के समय कितना अंदर गया, 0.03%, लेकिन वापस आते वक्त 4% हो गया, क्योंकि वापस आते वक्त जो हमारा ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। तो मतलब ये ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि शरीर के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसको उसने बाहर ला करके छोड़ दिया, ठीक। ये डेटा आपको याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे ही है कि हम इंसान जो होते हैं, मतलब मनुष्य, वो अपने लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स से करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब जलीय जीव, और जो अर्थवॉर्म होते हैं मतलब कि केचुआ, वो अपनी स्किन से करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं और आपको अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। और चलिए फिर आज की वीडियो का हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। और ये आपके लिए एक कोट है कि फेल्योर इज़ ऑल्सो अ सक्सेस इफ़ यू लर्न फ्रॉम इट। ये बात बिल्कुल सत्य है, और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने इसको एक्सपीरियंस भी किया है। आप जब कभी किसी भी चीज़ में, पढ़ाई की ही बात यहाँ पर नहीं हो रही है, देखिए किसी भी चीज़, आप कभी किसी भी चीज़ में अगर थोड़ा सा फेल होते हैं, या आपको लगता है कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना आप चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, ठीक है। ये भी एक सक्सेस है एक तरीके की, क्योंकि जब हम फेल होंगे तो हम और ज़्यादा अवेयर होते हैं, ठीक है। जब अवेयर होते हैं तो जब दोबारा से हम उस चीज़ को जा करके अटेंड करते हैं, या दोबारा से उस चीज़ में जा करके हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम बहुत ही अवेयर होते हैं और बहुत ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं खुद को। तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आप फेल्योर को भी एक सक्सेस के रूप में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फेल्योर एक ऐसी सर्कमस्टेंसेस है कि वो आपको सीखने के लिए प्रेरित करती है। आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, कभी मान लीजिए किसी एग्जाम में हम 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गए, या हम फेल हो गए, या हम नहीं सेलेक्ट हुए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं अरे अब तो 2 नंबर से ही रह गया, अब हम नहीं प्रयास करेंगे, बहुत हो गया मेरा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलते होंगे, वो कहते हैं 2 ही नंबर से तो रह गया, इसका मतलब कि मेरे पूरा 98% मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी, सिर्फ 2% तो रह गया, है ना। तो ये आप ये कह सकते हो जिनके अंदर भी थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है वो लोग इस तरीके से ही लेते हैं। तो देखिए हमको और आपको भी फेल्योर को ऐसे ही लेना है कि हम उसको पॉजिटिव वे में लें,
है ना, आपको मेरी बात थोड़ी सी मे भी अटपटी लगे कि मैं फेल्योर को पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, आपको लेना है। जब आप लेंगे तो वाकई आपकी पर्सनैलिटी में और आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा, मतलब आप ये कह सकते हो, निखार आएगा। तो हमें जो है, अगर कोई चीज़ नेगेटिव भी हो रही है तो उसको हमें थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखने की और सोचने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है, जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, ठीक है, और आप फिर पॉजिटिव काम करने की तरफ ही आप जो है अग्रसर हो पाएंगे। चलिए ठीक है, फिर बहुत ज्ञान हो गया आज का, और फिर इसी के साथ ये वाली वीडियो आपकी यहीं ख़त्म होती है। रेस्पिरेशन की एक ही वीडियो बनाई मैंने, आपको जितना मतलब टू द पॉइंट चीज़ें इसमें थी, कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए फिर ठीक है, सभी को थैंक यू, आपने इतनी देर मुझे सुना, मुझे देखा। थैंक यू एवरीवन। चलिए फिर, और एक चीज़ और है, ओनली यू कैन डू दिस। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने आप से एक बार ज़रूर ये चीज़ कहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इंसान को ना अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है ना, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, और आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको विश्वास होना चाहिए। चलिए, ज्ञान बहुत हो गया, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय।